नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। इस युग में कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था या समूह मीडिया की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता। यह कहना है अग्रवाल वैश्य समाज मीडिया कोऑर्डिनेटर हरिओम भाली का। वीरवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पत्रकारों के सम्मान में भारतेंदु अलंकरण समारोह 5 जून को रेवाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के प्रदेशाध्यक्ष अशोक बुवानीवाला के योगदान की उन्होंने सराहना की। आज मीडिया जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है, क्योंकि कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह, व्यक्ति मीडिया की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। अग्रवाल वैश्य समाज ने भी मीडिया की इस महत्वता को समझाते हुए संगठनात्मक कार्य और राजनीति में अपनी 100% सक्रिय भागीदारी के लक्ष्य को पूरा करने में वैश्य समाज को पत्रकारिता क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आगामी 5 जून को रेवाड़ी में भारतेंदु अलंकरण समारोह का आयोजन रखा गया है। यह जानकारी अग्रवाल वैश्य समाज मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हरिओम मित्तल भाली ने स्थानीय निजी रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पत्रकारों से रूबरू होते हुए हरिओम भाली ने बताया कि समाज के प्रदेशाध्यक्ष अशोक बुवानीवाला के मार्गदर्शन में प्रदेश भर के वैश्य पत्रकारों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है तथा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रदेश के कोने कोने से पत्रकारिता से जुड़े समाज के लोगों की सूची उन्हें प्राप्त होनी प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ये अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज तक इतने बड़े स्तर पर पत्रकारों के लिए कोई भी संगठन द्वारा ऐसा आयोजन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान समाज के वरिष्ठ एवं अनुभवी पत्रकारों को भारतेंदु अलंकरण सम्मान से अलंकृत किया जाएगा तथा साथ ही युवा पत्रकारों को एवं पत्रकारिता क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले समाज के लोगों को प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शित भी किया जाएगा। मैं हरिओम भाली, अग्रवाल वैश्य समाज उप महामंत्री के नाते मेरा दायित्व है संगठनात्मक दृष्टिकोण से, और जो मीडिया सेल बनी हुई है हमारे यहाँ, मैं उसके चेयरमैन के नाते से आज आपके समक्ष रूबरू हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम है आज लोकतंत्र का चौथे स्तंभ होने के नाते से, और आज के इस भागदौड़ के युग में हर आदमी अपने मोबाइल पर सब कुछ चाहता है। तो मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम बन कर के उभरा है कि जिसके बगैर कोई भी संस्था, व्यक्ति, समूह, संस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। कोई राजनीतिक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। कोई सामाजिक सरोकार को लेकर के कोई मूवमेंट है, आंदोलन है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अग्रवाल वैश्य समाज भी आपकी इस महत्ता को बहुत भली भांति समझता है, और इसी महत्ता को समझते हुए चूँकि अग्रवाल वैश्य समाज माननीय अशोक बुवानीवाला जी के नेतृत्व में वर्षों से समाज को सशक्तता से आगे बढ़ाने की और राजनीति में लाने की योजना पर काम कर रहा है। अनेक संगठन काम कर रहे हैं, कोई कुरीति दूर करने में काम कर रहा है, कोई सामाजिक सरोकारों को लेकर के काम कर रहा है, कोई अन्य क्षेत्रों में लगा हुआ है। लेकिन अग्रवाल वैश्य समाज बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को आह्वान करता है कि भी यदि हम राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान की ताकत है, जो पावर है, उसकी चाबी हम प्राप्त कर पाएंगे, और राजनीति वो सशक्त माध्यम, वो मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसी महत्ता को समझते हुए मीडिया की अग्रवाल वैश्य समाज अपने सर्वांगीण उपस्थिति को समाज के अन्य क्षेत्रों में अपनी भूमिका को, अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए मीडिया के अंदर भी अपनी क्षमता को बनाना चाहता है। और इसलिए मीडिया के अंदर भी जो अग्रवाल वैश्य समाज के जो लोग सक्रिय हैं, मैं इस बात को बहुत ही भांति समझता हूं कि भी मीडिया जब काम करता है तो अनेकानेक जो साथी हैं बड़ी मुश्किल से सारे हालातों पर काबू पाते हैं। बहुत से साथी छोटे छोटे अखबार निकालते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो श्रमजीवी, जो उनका श्रम है, उसका जो उपादान मिलना चाहिए पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। और जब अग्रवाल वैश्य समाज की बात आती है तो वो और पेचीदगी से स्थिति खड़ी हो जाती है। जब आदमी अपना छोटा सा अखबार चलाता है तो उसके लिए कितने साधन इकट्ठा करने पड़ते हैं, आप सब भली भांति जानते हैं। चूँकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, उस नाते से भी मैं इस बात को भली भांति समझ पा रहा हूँ। आज इस क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता को पूर्णतः बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और उसी के निमित्त से 5 जून को रेवाड़ी में सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ
मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के अंदर एक भव्य भारतेंदु अलंकरण समारोह आयोजित कर रहा है, ताकि समाज के जो मीडिया के लोग हैं उनको ये थपकी मिल सके, शाबाशी मिल सके कि भी आप अपने क्षेत्र में समाज को, इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसका मात्र इतना ही उद्देश्य है, इसको और अन्यथा न लेकर के इसी बात को पुष्ट करते हुए अग्रवाल वैश्य समाज माननीय अशोक वाणीवाला जी के नेतृत्व में कार्यक्रम कर रहा है। इसको हमने 2 भागों में बांटा है। जो लोग 20 साल से ज़्यादा सक्रिय मीडिया के अंदर हैं उनको अलग श्रेणी में रखा गया, और जो युवा साथी हैं, जो नए नए मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जिनका थोड़ा अनुभव है, युवा हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जीवन उनका बहुत लंबा है, उनको अलग से सम्मानित करने का काम अग्रवाल वैश्य समाज करेगा। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के इस माध्यम को, इस महत्ता को अग्रवाल वैश्य समाज ने समझा है, और इसी तरह इसी क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में बढ़कर के एक भव्य कार्यक्रम। जैसा कि आप सभी को पता चला न्यूज़ के माध्यम से कि हरियाणा के अंदर छोटी सरकार के चुनाव अब हरियाणा सरकार करवाने जा रही है। चाहे नगर निकाय के हों, नगर निगम के हों, नगर परिषद के हों, नगर पालिका के हों, पंचायती राज के चुनाव तक का इस बार मूड बना लिया है कि जल्द से जल्द चुनाव होगा। अग्रवाल वैश्य समाज, जिसका एक ही नारा है कि समाज को जगाना और राजनीति में लाना है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अशोक वानीवाला जी के नेतृत्व में, इस बात को हम लोग पहले भी काफ़ी मंचों पर उठा चुके हैं कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हर सीट पर जो कि वैश्य समाज की रही, अग्रवाल समाज की रही, उस सीट पर हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रतिनिधि को अग्रवाल वैश्य समाज से उतारने का काम करे, और काम ही ना करे। एक अग्रवाल वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो अपने आप में सभी समाजों को साथ लेकर चलता है। चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, समाज सेवा हो, धन हो, बल हो, किसी भी प्रकार का काम हो, समाज ने हमेशा अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दिखाई है, अपनी भागीदारी निभाई है। और इस छोटी सरकार में भी अग्रवाल वैश्य समाज सभी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान करता है कि आप नगर निकाय चुनाव में, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पर लड़ती है, तो अग्रवाल वैश्य समाज की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा तय होनी चाहिए। 47 के करीब नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंदर 37 के करीब सामान्य वर्ग के लिए अलॉट की गई, उसमें से कुछ महिलाओं के लिए भी अलॉट की गई है। तो राजनीतिक दलों को तो हम ये बात कहते ही हैं, और अगर अनदेखी की गई तो अग्रवाल वैश्य समाज अपना खुद का प्रतिनिधि वहाँ पर उतारेगा, उसको जिताएगा, जनता का प्रतिनिधि बनाकर जनता के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन व सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर वीरवार को सर्कल कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता यूनियन प्रधान अशोक कुमार गोयत व नरेश सांगवान ने की। इस अवसर पर उन्होंने डीसी रेट पर, आउटसोर्सिंग रेट पर कर्मचारियों को पक्का करने व पुरानी पेंशन आदि बहाल करने की अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष व सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बृहस्पतिवार को सर्कल कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता यूनिट प्रधान अशोक कुमार गोयल व नरेश सांगवान ने की। दोनों यूनिटों की सभी सब डिवीजन से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भाग लिया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष व AHPC वर्कर्स यूनियन के उप प्रधान सुभाष लांबा व वरिष्ठ उप प्रधान शब्बीर अहमद गन्नी विशेष तौर पर सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 27 मई को जिला मुख्यालय पर होने वाले प्रदर्शन में भी बढ़ चढ़कर शामिल होने का फैसला किया गया। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लामा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कौशल रोजगार निगम भंग कर डीसी रेट, आउटसोर्स ठेका कर्मियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाली करने, निजीकरण व ठेका प्रथा पर रोक लगाने, खाली पड़े पदों को भरने, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने, सभी कच्चे व पक्के कर्मियों को 5,000 रुपये रिस्क अलाउंस देने की आदि मांगों की अनदेखी के खिलाफ बिजली कर्मचारी 9 जुलाई को बिजली मंत्री रणजीत सिंह के सिरसा स्थित कैंप कार्यालय का घेराव करेंगे तथा इससे पहले
पहले सरकार व निगम मैनेजमेंट द्वारा मांगों की अनदेखी के खिलाफ 15 जून को बिजली विभाग के एसीएस के पंचकुला कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में बिजली संकट के खिलाफ भी सरकार द्वारा अपनी बिजली उत्पादन केंद्रों को बंद कर प्राइवेट क्षेत्र पर निर्भरता की नीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से उक्त दोनों प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया। मैं सुभाष लांबा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष और बिजली की जो ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन है उसका प्रधान हूँ। आज ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसमें कुछ प्रस्ताव हमने पारित किए हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। सबसे पहले तो जो हितधारक हैं, यानी कि जो डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है, उसके प्रतिनिधि जो हम हैं, हमारी ये मांग ही नहीं थी, उसके बावजूद जबरन ही हमारे पर थोप दी गई। इस पे हमारा ये कहना है कि ये जो मंशा है सरकार की और जो डायरेक्शन जारी की है सरकार ने, इस कौशल रोजगार निगम का जो लक्ष्य उद्देश्य है, उसमें जो डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है वो पक्का ना करना पड़े, समान काम समान वेतन ना देना पड़े, सेवा सुरक्षा प्रदान ना करनी पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। और दूसरा, सरकार के आर्थिक बोझ को कम करना इसका उद्देश्य है। सरकार का आर्थिक बोझ कम कैसे होगा? जब अनुबंध कर्मचारी को पूरा वेतन ना दिया जाए। और दूसरी तरफ जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो पद आएंगे, जो भर्ती होगी, उन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात जो यूथ नौजवान है वो नौकरी मिलेगी सरकारी, उसके अवसरों को भी समाप्त करेगी। और इसका संवैधानिक क्या दर्जा मालूम नहीं, लेकिन असेंबली से, स्टेट असेंबली से ये पास नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम को भंग करो और डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट का जो कर्मचारी है, इनकी सेवाओं को पक्की करो। पक्का होने तक समान काम समान वेतन और 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी इनको दी जाए, एक बात। दूसरी, पुरानी पेंशन बहाली का मामला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो नई पेंशन पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया है। तो हम आपके चैनल के मार्फत से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि अगर एनपीएस इतनी बढ़िया है तो आप क्यों नहीं ले लेते? माननीय प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए सब पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं। जब राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की सरकार, झारखंड की सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर सकती? वो हथेली पर जान रख करके काम कर रहे हैं। ना उनकी पक्की नौकरी होगी, ना बराबर वेतन मिलेगा। ये क्या बना रखा है? इसके साथ साथ जो ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया, लेबर लॉज को ख़त्म कर दिया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले आए, जिसमें शिक्षा का पूरी तरीके से निजीकरण है, व्यापारीकरण है। तो ये जो इशू हमारे सामने हैं, इनको लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और बिजली की मैनेजमेंट हमारी इन जायज़ मांगों की अनदेखी कर रही है। इसलिए हमने फैसला किया है कि 9 जुलाई को प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह के जो कैंप कार्यालय हैं सिरसा में, उसका घेराव करेंगे। और उससे पहले 15 जून को जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा बिजली डिपार्टमेंट पीके दास के जी का जो ऑफिस है, उस पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। पाठ्य पुस्तकों से शहीद भगत सिंह का अध्याय हटाकर सरकार कर रही है वीर शहीदों का अपमान, यह कहना है मनीष धनाना का। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार के द्वारा किताबों से शहीद भगत सिंह की वीरता से संबंधित अध्याय को हटा दिया गया है, जिसे लेकर पूरे देश में रोष है। एक तरफ जहां शहीदों का इतिहास देश के प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करता है, शहीदों का बलिदान एवं संघर्ष सभी को सच्चाई एवं देश के लिए मर मिटने का जज्बा फूंकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार किताबों से शहीदों का अध्याय मिटाकर उनका अपमान करने पर तुली हुई है। ऐसा ही मामला कर्नाटक प्रदेश में सामने आया है, जहाँ पर कर्नाटक की भाजपा सरकार ने किताबों से शहीद भगत सिंह की वीरता का अध्याय हटा दिया, जिससे देश भर में रोष का माहौल है। इसी के चलते भिवानी में वीरवार को आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष मनीष
मनीष धनाना के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा तथा कर्नाटक सरकार की शहीद विरोधी हरकत पर निंदा व्यक्त की। इस मौके पर मनीष धनाना ने कहा कि शहीद सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शहीदों का बलिदान व संघर्ष सभी को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति यदि खुली हवा में सांस ले रहा है तो वह शहीदों की बदौलत ही है, लेकिन भाजपा सरकार शहीदों की वीर गाथा को इतिहास से मिटाकर उनका अपमान करने पर तुली हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शहीदों का नाम इतिहास की किताबों से मिटाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन युवाओं के दिलों से नहीं मिटा सकती। आज हमने बीजेपी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, शहीद भगत सिंह का वहाँ अपमान हुआ है। 10वीं के पाठ्यक्रम से शहीद भगत सिंह का सिलेबस हटाकर ये जो माफी वीर थे उनका सिलेबस गवर्नमेंट डाल रही है बीजेपी सरकार, जो कि बहुत ही निंदनीय है। शहीद भगत सिंह का अपमान युवा नहीं सहेंगे। आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और ये ज्ञापन आपका जल्दी ही ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार द्वारा शिक्षा के जो सिलेबस हैं 10वीं के 12वीं के, उसमें भगत सिंह का चैप्टर हटाया गया है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। जिस शहीद आजम भगत सिंह ने और लाखों शहीदों ने इस देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई, पूरे देश का युवा के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। और आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करती है और उनको बिल्कुल पूज्यनीय मानती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी शहीदों का अपमान कर रही है। धीरे धीरे सारे देश के अंदर सिलेबस में बदलाव किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आम आदमी पार्टी यूथ विंग इसके विरोध प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा, तो इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी भिवानी, आज का जो हमारा यूथ विंग का जो प्रोग्राम जो था, हमने ज्ञापन दिया है डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय के। जो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से युवाओं का अपमान बीजेपी सरकार कर रही है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जबकि पूरे देश के प्रेरणा स्रोत भगत सिंह को मानते हैं। और कर्नाटका में जो अच्छी हरकत की गई है, जो भगत सिंह जी के जो पाठ्यक्रम का जो चैप्टर जो हटाया गया है और जो माफी वीरों का जो चैप्टर लागू करने जा रही है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी यूथ विंग सड़कों पे उतरी है। और हमने डीसी साहब के माध्यम से जो ज्ञापन दिया है, अगर उस ज्ञापन को जो हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो पूरे देश भर में, प्रदेश में आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी और बीजेपी सरकार की जो करतूत है उसको उजागर करेगी और पाठ्यक्रम को दोबारा से लागू करवा के ही रहेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार स्थानीय एडीआर सेंटर में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एड्स जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण सचिव एवं सीजीएम कपिल राठी व डॉक्टर अरुण जांगड़ा ने एड्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि यह बीमारी एक दूसरे को छूने से नहीं फैलती है। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राठी ने बताया कि प्रतिवर्ष एड्स जागरूकता दिवस वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। यह कार्यक्रम एड्स से बचाव के प्रति जागरूकता व जानकारी घर घर तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में एड्स से बचाव और इसकी वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह दिन उन चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को समर्पित है जो इस बीमारी से निपटने के लिए इसकी वैक्सीन विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण जांगड़ा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि एड्स बीमारी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करती है। इस दौरान व्यक्ति के शरीर की इम्यून धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाती है कि उसमें संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तथा व्यक्ति इस बीमारी से लड़ नहीं पाता है। डॉक्टर जांगड़ा ने बताया कि एड्स छूने व हवा में नहीं फैलता, लेकिन एड्स स्त्री पुरुष दोनों को ही हो सकता है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है तथा दुनिया भर के डॉक्टर और चिकित्सा वैज्ञानिक इसके कारगर इलाज की तलाश में लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं तथा एड्स का बचाव केवल सावधानी बरतना है। जी डीएलएसए भिवानी ने चेयरमैन साहब श्री दीपक अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में व निर्देशानुसार आज एक सेमिनार का डीएलएसए में आयोजन किया गया, जो कि क्योंकि आज वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे है तो उसकी अवेयरनेस के लिए हमने ये प्रोग्राम किया गया। इसमें ईएसआई से डॉक्टर साहब आए थे, उसमें हमारे पैनल एडवोकेट्स, पीएलवीज, सक्षम युवाज व दूसरे नागरिकों ने भी भाग लिया, जिनको HIV वायरस व एड्स डिजीज़ के बारे में अवगत कराया गया।
वो किस तरह से होती है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, डॉक्टर साहब ने सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। और मेरा भी सभी से यही अनुरोध रहा है कि इस HIV एड्स जो डिज़ीज़ है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएं। और जो वनरेबल ग्रुप हैं हमारे, जो एडोलसेंट बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं जो जिनको ये ज़रूरी बातें बतानी हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में अवेयर करें हमारे लोगों को, ताकि इस बीमारी से बचाव हो सके। बापोरा गांव में 27 मई को मेगा कैंप का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स भी भागीदार होंगे, वो भी अपने स्टॉल लगाएंगे। और मेरा सभी लोगों से आह्वान है कि वो आएँ, वह जितनी भी सरकारी स्कीम है उनके बारे में जानकारी भी दी जाएंगी। वह उनका किसी भी डिपार्टमेंट से कोई काम है तो वो भी उसी जगह पर पूरा करवाया जाएगा। आज जो है DLSA में HIV एड्स अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया गया है। आज का जो दिन है वो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर या डॉक्टर्स, जो भी व्यक्ति लगे हुए हैं कि एक वैक्सीन निकल के आए, उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है, सम्मान देना है, उनका सहयोग करना है, ताकि जल्द से जल्द हमारा देश समाज इस काम की ओर आगे बढ़ सके। और दूसरा, अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि HIV एड्स का एक मुख्य जो पहलू है और जो इलाज है वो आज के दिन अवेयरनेस है। जितने लोग अवेयर होंगे उतना ही हमारा समाज इस बीमारी से बच पाएगा। और इसी संदर्भ में जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे एडवोकेट्स और बहुत सारे मेंबर यहाँ पे मीटिंग में थे, जिनसे इस बारे में बातचीत की गई। और एक आपस में जो है एक वर्कशॉप जो है चलाई गई, ताकि इस बारे में खुद अवेयर रहें और अपने परिवार को, समाज को, पड़ोस को जो है इस बारे में अवेयर करें और हमारा समाज जो है सुरक्षित रहे। अगर बात करें लक्षणों की, तो HIV एड्स जो है, HIV अगर पॉजिटिव है खाली तो उसमें हो सकता है कोई भी लक्षण न हो, लेकिन जब व्यक्ति एड्स की स्टेज में आता है तब उसे बहुत सारे बाहर के ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो हम पकड़ लेते हैं, और उसमें बुखार भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, लूज मोशन भी हो सकते हैं, और कई प्रकार की बीमारियां उसको घेर सकती हैं, और उस अवस्था को हम एड्स की अवस्था कहते हैं। और मुख्य जो चैलेंज है वो समाज के सामने वो यही है कि किस प्रकार से जो हम HIV एड्स के मरीजों के जो है ना भेदभाव को मिटाएं, क्योंकि अगर हम इस भेदभाव को बनाए रखेंगे तो लोग जो हैं जांच करवाने नहीं आएंगे, हम अधिक से अधिक लोगों को अवेयर नहीं कर पाएंगे। हमें सहयोग करना चाहिए उन लोगों का जो HIV पीड़ित हैं, ताकि वो एक आम व्यक्ति की तरह सामान्य जीवन जी सकें, और यही हम सबका फ़र्ज भी है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने 1097 एक टोल फ्री नंबर चला रखा है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बात करके HIV एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। मेरी समाज से अपील है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को अवेयर करना चाहिए, और हम सभी को सिम्टम हो ना हो सभी को HIV की जांच करवानी चाहिए। मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं को और TB के मरीजों को तो उसकी जांच 100% करवानी चाहिए। वीरवार को SUCI के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा बढ़ती महंगाई को रोकने, बेरोजगारी को खत्म करने व विभिन्न भर्तियों में हो रहे पेपर लीक मामले में न्याय की मांग को लेकर स्थानीय नेहरू पार्क में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं उन्होंने सड़कों पर उतरकर लघु सचिवालय पहुंचकर समस्याओं का समाधान करने से संबंधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। गौरतलब है कि आकाशच्छूती महंगाई के मेहनतकश लोगों की जिंदगी में कहर ढा दिया है। सरकार को महंगाई रोकने के तुरंत कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन स्वयं सरकार ही डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व CNG के दामों में बार बार असहनीय बढ़ोतरी करके और ज्यादा महंगाई बढ़ा रही है। खाने के तेल की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। सब्जियां, दालें व अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देश में बेरोजगारी की वजह से हालात खराब हैं तथा हरियाणा में तो बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोजगार उनका महज सपना बनकर रह गया है। उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उल्टे रोजगार देने के नाम पर उन्हें छला जा रहा है। भ्रष्टाचार के चलते भर्तियां, परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया अधर में लटका दी जाती है। पेपर लीक होना और वैकेंसी रद्द करना एक आम सी बात हो गई है। बिजली पानी का संकट भी गंभीर हो गया है। शिक्षा और इलाज को सरकार ने खरीद बेच की वस्तु बना दिया है और लोगों की पहुंच से दूर किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों के
मालिक मनमानी फीस लेकर लोगों को लूट रहे हैं। हालात आए दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी का जीना दुर्भर होता जा रहा है। अतः इन सब समस्याओं का तुरंत समाधान कर लोगों को राहत प्रदान करने को लेकर विभिन्न मांगों की पूर्ति हेतु SUCI ने शहर भर में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में इन्फेंट्स डेथ रेट के रिव्यू मामले को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता सिसोदिया ने बताया कि आसपास के गांव में इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी को लेकर गहन जांच करते हुए कारणों का पता लगाया गया है। वहीं उन्होंने महिलाओं से डिलीवरी करवाने के मामले में आशा वर्कर से सहायता लेने की अपील की। वीरवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीटा सिसोदिया द्वारा अस्पताल में इन्फेंट डेथ मैटरनिटी रेट रिव्यू को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान उनके द्वारा बच्चों की डेथ के कारण को जाना गया तथा भविष्य में उन्हें किस प्रकार बचाया जाए इस विषय पर चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर विभिन्न गाँवों में घटित इन्फेंट डेथ मामलों पर भी गहन जाँच की गई और भविष्य में इस बारे में सावधानी बरतने व आशा वर्कर के माध्यम से डिलीवरी करवाने की सलाह दी गई। बाल रोग विशेषज्ञ सिविल अस्पताल भिवानी में कार्यरत हूँ। कल हमारे द्वारा यहाँ पे इन्फेंट डेथ मोर्टालिटी रिव्यू किया गया। इसका मतलब है कि अगर कोई छोटे बच्चे की यहाँ पे डेथ हो जाती है हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके क्या कारण रहे, किस कारण की वजह से उसकी डेथ हुई, उसकी पूरी तरह से जांच की जाती है और फिर पता लगाया जाता है कि इस कारण की वजह से हुआ है तो उसको रोकने के में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ये पता करते हैं। कल इस मीटिंग में हमने 2 केस रखे थे। एक बामला का था जो पालुवास गांव से बिलोंग करता था, उसकी PHC बामला में पड़ती थी, और एक केस हमने कारू क्षेत्र से रखा था। दोनों ही छोटे बच्चे थे और दोनों ही एक 26 दिन के उम्र पे बच्चे की डेथ हो गई थी और एक बच्चे की डेथ का कारण 3-4 दिन ही था। एक बच्चे की जो डेथ का कारण था उसमें बच्चा काफ़ी कमज़ोर था और उसमें हमने जब पता लगाया तो उसमें हमें ये पता चला कि वो बच्चे को बिना आशा के द्वारा ही बताए हुए सीधा अस्पताल ले जाया गया, और जो कि वो भी प्राइवेट अस्पताल। हमें अगर हम चाहते तो वो जो अगर रिलेटिव से हमें यही डिमांड करते हैं या रिलेटिव से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जब भी आगे कभी डिलीवरी हो तो अपनी आशा को ज़रूर बताएं। उस केस में हमें पता चला कि सिर्फ वो दाई के साथ ही लेके प्राइवेट अस्पताल में चले गए और उससे उसमें बच्चे को भी काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि वहाँ पे कोई नीकू की फैसिलिटी भी नहीं थी, जबकि उस बच्चे की डिलीवरी ऐसी जगह होनी चाहिए थी जहाँ पे नीकू की पूरी फैसिलिटी हो। अब अगर आशा को ये पता होता तो आशा उसे ऐसे अस्पताल में या हमारे अस्पताल में लेके आती जहाँ पे फैसिलिटी थी। तो इस तरह से हमने इस बच्चे के लिए उसको समझाया, उनके माँ बाप को भी समझाया और बाकी आशा ANM को भी हिदायतें दी कि आगे से जितनी भी डिलीवरियाँ हों वो अपना पूरा रिकॉर्ड निकाल के रखें कि कितनी उन्होंने सरकारी में कराई हैं और कितनी प्राइवेट में, क्योंकि ऊपर से अगर ये प्राइवेट में कराती हैं अगर ये डिलीवरी तो हम उनके लिए आगे उनकी ज़िम्मेवारी जो है वो हम लेंगे और अगर उनकी ज़िम्मेवारी में तो उनको हम निकाल भी सकते हैं, ऐसा सरकार का प्रोटोकॉल है। तो इसलिए हमने आशा को ये सब कुछ हिदायत की है। जहाँ तक ANM का सवाल है, इन दोनों केसों में कोई उनकी तरफ से कोई वो नहीं रही, गलती नहीं रही। गलती थोड़ी सी रिश्तेदारों की तरफ से रही थी, उन्होंने दिखाने में थोड़ी सी लेट कर दी थी। जैसे कि अगर हम दूसरा केस डिस्कस करें, जो 26 दिन का बच्चा अच्छा खासा 2.5-3 किलो का था, फिर भी उसकी डेथ हुई। उसका कारण क्योंकि वो कहीं दिखाया नहीं उन्होंने, उसे सांस में दिक्कत हो रही थी और वो दूध पिलाते ही चले गए। वो नीला भी पड़ रहा था पर उन्हें पता नहीं चला किसी कारणवश। वो भिवानी भी आए पर भिवानी से जब रेफ़र किया गया तो उन्हें वहाँ PGI में गया, PGI में उन्हें कुछ नहीं बताया गया, ऐसा उनके द्वारा कहा गया, पर बच्चे की डेथ का कारण निमोनिया पता चला। तो जैसे हमने 2 केस डिस्कस किए, ऐसे ही हर महीने हम 2-2, 3-3 केस डिस्कस करते हैं, जिससे पता करते हैं कि सबसे ज़्यादा कारण क्या हुआ जिसकी वजह से छोटे बच्चों की डेथ हो रही है। सबसे जो कारण हमारी नज़र में आते हैं, एक तो जो बच्चे रोते नहीं हैं, अगर जन्म पे वो पैदा होते रोए नहीं हैं तो ऐसे कारण बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरे नंबर पे जो कमज़ोर 600 ग्राम 700 ग्राम जो 6-6 7-7 महीने में डिलीवरी होती है, प्री मैच्योर जिसे कहते हैं। और तीसरा इनका सबसे बड़ा कारण निमोनिया होता है। तो अगर हम इन 3 कारणों को हम अलग अलग लेवल पे रोक सकते हैं। जैसे पहले कारण को हम अच्छी जगह डिलीवरी अगर हम कराएं जहाँ पे एक बच्चों का डॉक्टर भी जाए, गायनी की डॉक्टर हो, वो डिलीवरी कराए, तो हम इस कारण को रोक सकते हैं कि बच्चा रो सके। दूसरा कमज़ोर बच्चे के लिए अगर हमारे पास
पास यहाँ पे नियोनेट की निक्कू की फैसिलिटी हो और आशा एएनएम का साथ हो तो किस टाइम पे जाना होता है उस टाइम से हम उन्हें बचा सकते हैं। और तीसरा निमोनिया, क्योंकि अब तो निमोनिया के टीके भी लगते हैं, अगर हम शुरुआती रूप से ही अगर बच्चे को टीके लगाएं तो उससे भी हम निमोनिया से बच्चों को बचा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और अगले महीने की भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।